रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्लियर। अब सुनते ध्यान से, हेल्दी पर्सन किसे कहते हैं? अगर कोई भी पर्सन फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है एंड सोशली फिट है, बोली बात सही है, उसे हमको हम क्या कहते हैं? हेल्दी पर्सन कहेंगे। अगर कोई भी पर्सन के बारे में पूछा जाए रिप्रोडक्टिव हेल्दी, क्या बोला जाएगा? रिप्रोडक्टिव हेल्दी, तो क्या बोला जाएगा? ठीक है, तो ध्यान सुनते हैं। अगर हमारे पास रिप्रोडक्टिव हेल्दी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी रिप्रोडक्टिव हेल्दी अगर ऑर्गन है उनके, ठीक है, कैसे बताइए? ऑर्गन जैसे सारे गोनेड्स काम कर रहे हो, सारे के सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन काम कर रहे हो, और वो सभी के सभी ऑर्गन कैसे होने चाहिए? नॉर्मल फंक्शन में होने चाहिए। कैसे फंक्शन में? नॉर्मल फंक्शन में होने चाहिए। ऐसे पर्सन को हम रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन बोलेंगे। बट ये ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से, किस कन्वेंशन के हिसाब से? ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से। तो पहले ओल्ड कन्वेंशन वाला लिख लेते हैं। लिखेंगे हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हेल्दी हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन with normal function, with normal function and have proper structure, and have proper structure। इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम क्या नाम देते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, यानी किसी भी पर्सन का अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सही है, सही स्ट्रक्चर है और वो नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव फिट बोलेंगे। ठीक है, बट सारी बातें यहाँ पे समझ में नहीं आएंगी आपको, यानी ये हर जगह ये ऐसा डिफिनीशन लागू नहीं होता। इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन की एक अलग डिफिनीशन बताई है। ठीक है, यानी अगर हम बात करते हैं किसकी? अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई भी पर्सन फिजिकली फिट है, यानी उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो फिजिकल रूप से सही होने चाहिए। ठीक है, और वो ऑर्गेनिज्म जो भी इंडिविजुअल की बात हो रही है वो मेंटली भी फिट होना चाहिए। मेंटली में हमारे पास दो लोग आएंगे, दो चीजें समझने में, एक इमोशनल, एक उसका बिहेवियर। ठीक है, मेंटली में कितने लोग? दो लोग शामिल होंगे। एक मेंटली में क्या शामिल होगा? उनका बिहेवियर, और एक उनका इमोशनल। ठीक है, और सोशली बिहेवियर तो होना ही चाहिए। क्लियर? यानी अ पर्सन विद क्या क्या बताइए? फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल, all aspects are well-being। क्या क्या फिट होना जरूरी है बताइए? फिजिकली फिट होना जरूरी है, इमोशनली फिट होना जरूरी है, बिहेवियर फिट होना चाहिए, सोशल भी फिट होना चाहिए। क्लियर? और सोशल, जो इमोशनल होता है और जो बिहेवियर होता है वो हमारे मेंटल स्टेट पे डिपेंड करता है। किस बात पे डिपेंड करता है? मेंटल स्टेट पे डिपेंड करता है। हमारा व्यवहार आपके साथ कैसा है, समझ आई बात? ये हमारे पास रिप्रोडक्टिव फिटनेस, जैसे हम बहुत ही अच्छे खासे बॉडी से, अच्छी खासी शरीर है, बट हो सकता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारा सही ना हो। क्लियर? यानी वो क्या कहलाएगा? फिजिकली फिट है, रिप्रोडक्टिवली फिट नहीं कहलाएंगे। क्लियर? इमोशनली फिट और बिहेवियर फिट का मतलब क्या होता है? हमारे मेंटल स्टेट से। इमोशनल का मतलब क्या होता है कि हमारा हर एक ऑर्गेनिज्म, जो भी इंडिविजुअल की हम बात कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स की ही बात करते हैं, खासकर हम ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन को ही रिलेट कर रहे हैं।
अगर हमारे पास क्या आता है कि हम अपने इमोशंस की बात करते हैं, तो हमारे सारे के सारे इमोशनल का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? सुनते हैं? यानी फिजिकल फिट का मतलब इमोशंस का मतलब और बिहेवियर, इमोशनल का मतलब क्या होता है कि ये सारी जितनी भी खुशियां होती है, गम होती हैं, ठीक है, ये सारी एहसास जो आपको बताया जा रहा है, क्लियर, वो अगर किसी भी पर्सन के साथ हम शेयर कर रहे हैं, सभी के साथ तो शेयर नहीं कर सकते ना, या फिर जो भी हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, ये भी हमारा क्या है, इमोशंस है, ठीक है। अब बिहेवियर का मतलब क्या है, हमारा जो व्यवहार है, ठीक है, वो जो व्यवहार होता है हमारा, हर एक किसी का एक साथ जैसा नहीं रहता, क्लियर। जो हमारा इमोशंस आपके प्रति है, जो इनके प्रति है, हर एक के प्रति अलग अलग इमोशंस होंगे, क्लियर। यानी हमारा व्यवहार भी सबके साथ एक जैसा नहीं होगा। अगर आप हमारे क्लास में बैठ रहे हैं तो हो सकता है कि हम आपसे थोड़ा स्ट्रिक्ट बात करें या फिर अपना टीचर और स्टूडेंट का व्यवहार रखें, क्लियर। यानी कहने का मतलब क्या है कि इमोशनल का मतलब ये है कि एक तरीके का हमारा ऐसा फीलिंग्स जो हम हर एक किसी के साथ न शेयर करें, ठीक है, तो ये है इमोशनल। अब बात आती है हमारा बिहेवियर। बिहेवियर भी इसी बात पे डिपेंड करता है, हमारा हर एक पर्सन के साथ एक जैसा बिहेवियर नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, बट ये इतना तो है कि इंडिविजुअल के साथ तो नहीं, अगर हम क्लास में बैठे हैं तो सब हमारे लिए एक जैसे होंगे, ठीक है। यानी स्टूडेंट का अगर बोल दिए तो ये नहीं डिपेंड करेगा स्टूडेंट के आगे क्या नाम लिखा हुआ है, वो स्टूडेंट है तो उसी के साथ वैसा ही व्यवहार होगा, क्लियर। तो ये हमारा बिहेवियर है। और इमोशंस का मतलब चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे प्यार हो, हमारा हर एक प्रति अलग अलग होता है। हम एक बेस्ट एग्जांपल आपको एक समझाना चाह रहे हैं, जैसे आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा इमोशनल का मतलब। हमारा पास मान चलते हैं हमारी 4 बहनें हैं, ठीक है, और हमारी बीवी है या गर्लफ्रेंड है, कुछ भी हो, ठीक है, एक हमारा जीवन पार्टनर है। हमें पता है कि हमारी बहन से हमारी बीवी खुश नहीं है, मतलब उसके व्यवहार से, ठीक है, व्यवहार, इमोशनल का व्यवहार बताया, क्लियर। बट अगर हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी बहनें हमारी बीवी से हो सकता है लाख गुना अच्छी हो, ठीक है, सुंदरता में, सब चीज में, बट हमारा जो प्यार है बीवी के प्रति जैसा है, क्या वैसा बहन के साथ हो सकता है? नहीं। दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज है, समझ आई बात। यानी अगर लोगों को लगता है ये हमारे पास, हम जो आपको बताना जा रहे हैं, आज के युग में जो होता है ना, लोग अट्रैक्शन है हमारा, ये आपका किसी के भी प्रति कोई प्यार व्यार नहीं है। मैं सिंपल फंडा बता रहा हूँ, आजकल जो लोग कहते भी हैं ना हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, कोई नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है, जो एक दूसरे को देख करके हम अट्रैक्ट हो जा रहे हैं। अगर एक बार कोई एक लड़की सिर्फ और सिर्फ इतना कह दे कि जिंदगी भर आप हमें टच नहीं करेंगे, प्यार करके दिखाइए, कोई कह दे प्यार कर लूंगा, तब मानेंगे प्यार है, समझ आई बात। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमारा एक अट्रैक्शन है, एक वासना होती है बस, और कुछ नहीं, उसकी पूर्ति करने के लिए हम लोग करते हैं ये सब चीजें। आज के जमाने में कलयुग में ऐसा कुछ बचा ही नहीं है। तो ये इमोशनल की हम बात कर रहे हैं, क्लियर, कि हमारा और मम्मी पापा का जो प्यार है, मम्मी माँ हमारे जिस हिसाब से हमसे प्यार करती है, हो सकता है कि दूसरे बच्चे से ना करती हो। हम जिस हिसाब से इनसे प्यार करते हैं, हो सकता है इनसे ना कर रहे हो। ये हमारी इमोशन है। हमारी बहनें हो सकता है कि हमारी बीवी से बहुत लाख गुना सुंदर हो, बट हम अपनी बहन से तो प्यार नहीं कर सकते ना, जिस हिसाब से पत्नी से करते हैं। शादी तो अपने बहन से तो नहीं कर सकते ना। यानी ये हमारे पास इमोशंस है। हमारा प्यार और बहन का प्यार एक अलग है, ठीक है, बाकी अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके का इमोशंस। ये इमोशनल अटैचमेंट हम आपको बात करना चाह रहे हैं। अब तो समझ में आ गया ना। कई बार ऐसा भी होता है कि जहां पे हमें ये इमोशन चीजें नहीं समझ में आती, तो हमारे घर वाले समझाते हैं वो तुम्हारी बहन की तरह है। बोली बात सही है। जैसे हमारे बहन की जितनी भी दोस्त आती थी उनको भी दीदी बोलना पड़ता था जबरदस्ती, क्योंकि बहन की दोस्त है। बोली बात सही है। यही हम आपको बताना चाह रहे हैं, ये हमारा इमोशंस, क्लियर। अब तो बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट आता है सोशली फिट होना किस हिसाब से जरूरी है। हम मान चलते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी सब सही है, फिजिकली भी फिट है हम, ठीक है, इमोशनल और हमारे पास क्या है, बिहेवियर, दोनों हमारा बहुत अच्छा है। बट हमारे ऊपर अगर 4 रेप के केस लगे हुए हैं, तो क्या मैं सोशली रूप से अच्छा हूं? नहीं। मैं बहुत ही अच्छा पढ़ा रहा हूं, ठीक है, हो सकता है कि तुम लोगों को लगता हो कि हाँ ठीक ठाक बंदा पढ़ाता है, बट हरामी है। ये सोशल एस्पेक्ट हमारा, समझ आई बात। यानी अगर किसी भी जगह पे हम बता रहे हैं आपको, क्लियर, आपके माइंड सेट में अगर एक हमारे प्रति एक बुरा अगर इम्पैक्ट बन गया,
तो मैं चाहे जितना भी अच्छा पढ़ा लूंगा, हो सकता है कि आप हमारी नजरों में या फिर हम आपकी नजरों में गिरे ही रहेंगे। बोली बात सही है? ये है हमारे पास सोशल, यानी ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। किसी एक टीचर के लिए ही नहीं मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, सभी पर्सन के लिए। हम कभी भी ऐसा भी नहीं होता कि किसी से हमसे किसी से भी बात कर लें, ठीक है, और लोगों को लगता है इग्नोर मार दिया सर ने बहुत गंदा। नहीं भाई, सोशल एस्पेक्ट्स, ठीक है, समझ आई बात? तो यानी ये क्या है कि फिजिकली फिट होना, मेंटली फिट होना, सोशली, मेंटली में कितने एस्पेक्ट्स आएंगे? 2। एक हमारे पास इमोशंस और एक हमारा बिहेवियर, ये हमें रिप्रोडक्टिव फिट बनाता है। अगर इनमें से एक भी चीज अगर आप फिट नहीं है तो समझ जाइए आप रिप्रोडक्टिव हेल्दी नहीं है। अब अपन अपना देख लो किस मामले में तुम लोग कमजोर हो। समझ आई भाईजान? ठीक है, आगे बढ़े। अब सुनते ध्यान से। अब एक हेल्दी सोसाइटी, रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी किसे कहते हैं? ठीक है, एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है, एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी किससे बनती है? जहां पे रहने वाले सारे पर्सन, ठीक है, के अंदर का जो व्यवहारिक दृष्टिकोण है, बिहेवियर सभी पर्सन का, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा हो, एक दूसरे के लिए हेल्पफुल हो, रिप्रोडक्टिव फिट है, बिहेवियर उनका फिट है, इमोशनल भी फिट है, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है, हम लोग जहां भी घर खरीदते हैं तो सबसे पहले वही देखते हैं कि वहां की सोसाइटी कैसी है। क्लियर? हम ऐसी जगह पे घर लेना नहीं पसंद करते जहां की सोसाइटी बहुत ही गंदी हो। क्लियर? आपको पता है कि इस मोहल्ले में हमेशा आए दिन चोरी होता रहता है, आए दिन रेप होता रहता है, क्या आपका घर वहां होना उचित बात है? नहीं। यानी कोई भी हेल्दी सोसाइटी बनने से पहले हम इन चीज बातों का बहुत ध्यान रखते हैं कि वहां पे एजुकेशन कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां के लोग पढ़े लिखे तो नहीं है, ठीक है। अगर पढ़े लिखे होते हैं तभी हम वहां पे घर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी वहां पे बहुत इलिटरेट पर्सन अगर है, बहुत ही ज्यादा जनसंख्या है वहां की, तब भी हम घर लेना पसंद नहीं करेंगे वहां पे। वजह यही होती है कि हमारा फ्यूचर वहां पे सही नहीं है, ठीक है। इन सब चीजों का भी ज्ञान होना चाहिए हमें। क्लियर? तो ये रिप्रोडक्टिव सोसाइटी हम किसे कहते हैं? तो लिखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। सुनते हैं से, रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी किसे कहते हैं? अ सोसाइटी विद पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल, फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल reproductive organ and normal emotions and behavior interaction in all sex related aspects might be called as reproductive healthy society। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज। हेडिंग है हमारे पास प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज। समझाए? प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज। प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज, ध्यान सुनेंगे। सबसे पहले बात ये करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है हमारी, ठीक है। फिर उस पे अमल करने की बात करते हैं कि क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाएं हम कि ताकि ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जा सके या फिर ओवरकम किया जा सके। जैसे जब हमारा देश आजाद हुआ था, ठीक है, सिंपल तरीके से बता रहे हैं, जब देश आजाद हुआ था तो 1947 के आसपास, ठीक है, आजादी के बाद जब संविधान लागू होने वाला था, उस समय के बीच के पीरियड में हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ जो हो रही थी बहुत ही ज्यादा एक्सपेंड कर रही थी, यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत तेजी से बढ़ रहा था, ठीक है। और इतना तेजी से बढ़ रहा था
कि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे उसको। तो कई सारी चीजें ऐसी हुई कि हमारे यहाँ कि भारत सरकार ने कुछ नियम अपनाए। नियम अपनाए क्या? उन्होंने कुछ बातें बताई कि किस तरीके से पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। और इंडिया एक ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने पहली बार इनिशिएट किया कि फैमिली प्लानिंग को, यानी देश की जनसंख्या तो सबकी बढ़ रही थी, इवन यहाँ तक कि हमारे देश की जनसंख्या नहीं, सभी की, वर्ल्ड में बढ़ रही थी जनसंख्या। उस दौरान पूरे वर्ल्ड में इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री हु इनिशिएट द फैमिली प्लानिंग, यानी फैमिली प्लानिंग को स्टेट इनिशिएट करने के लिए, उनका ख्याल आने के लिए सबसे पहला जिम्मेदार कौन था? इंडिया था। ठीक है, होगा ही क्यों नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा देश की जनसंख्या किसकी बढ़ रही थी? भारत की ही। ठीक है, क्यों हम आपको समझा रहे हैं? आपको ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से उठेंगे नहीं, जहां से उठेंगे मैं साफ साफ बता दूंगा, यहाँ से उठेंगे। क्लियर? जितनी बातें बोला जा रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुनना है, मनन करना है, फिर उसके बाद धीरे से बढ़ जाना है आगे। जो भी मैं बोलूं कि यहाँ से क्वेश्चन उठने के चांसेस है, बस उसी को फोकस करना है आपको। क्लियर? क्योंकि ये पहले से पता होता है कि क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। क्लियर? तो दूसरा पॉइंट हम आपको बताना चाह रहे हैं, इंडिया की कौन सी थी पहली कंट्री ऐसी थी जिसने स्टार्ट किया क्या? फैमिली प्लानिंग। और फैमिली प्लानिंग का टोटल पूरा का पूरा एस्पेक्ट्स क्या था, हमारा ये गोल क्या था? ठीक है, तो पूरे भारत का एक ही गोल था कि किसी तरीके से हम पॉपुलेशन को क्या कर सके? कंट्रोल कर सके। क्या कर सके बताइए? कंट्रोल कर सके। और पूरा का पूरा कंट्रोल अगर हमारे पास पॉपुलेशन का हो गया कंट्रोल, ठीक है, तब हम किसी भी चीज को अटेन कर सकते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, उस फैमिली प्लानिंग को चलाने के लिए कोई ना कोई एक इंस्टीट्यूट आता था, ठीक है, या ट्रस्ट आता था, एक कंपनी आती थी, एनजीओ या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी हो सकता था। तो उस दौरान क्या हुआ कि फैमिली प्लानिंग को रेगुलेट करने के लिए एक सोसाइटी बनाई गई। उस सोसाइटी का नाम था हमारे पास RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ केयर। ठीक है, ये एक तरीका ऑर्गेनाइजेशन था जो हमें, हमारे बच्चे को और हमारे माँ को, दोनों को बचाने में मदद करता था। क्लियर? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? जब देश की जनसंख्या बढ़ रही थी, उसका मेन रीजन ये देखा गया कि अनवांटेड प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा थी। क्या था? अनवांटेड प्रेगनेंसी। अनवांटेड प्रेगनेंसी किसे कहते हैं? ना चाह करके भी प्रेग्नेंट हो जाना। क्लियर? कहते नहीं गलती से आ गया बच्चा। ठीक है, यानी हमारे पास क्या है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी का मतलब क्या है कि हमारा ये कोई टारगेट नहीं होता था कि हम यहाँ पे बच्चे पैदा करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अब जब बच्चा पैदा हो ही गया या कोई भी लड़की प्रेग्नेंट हो ही गई तो बच्चे को तो अबॉर्ट कराएंगे ही। ठीक है, क्यों? क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। क्लियर? तो वहां पे क्या है कि अपने आप क्या होगा, हमारे पास पॉपुलेशन बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो उस दौरान क्या था, भारत सरकार ने एक बात बताई कि जितने भी अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसको ओवरकम करने के लिए, उसको रोकने के लिए एक सोसाइटी या फिर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई। और उस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का पॉपुलर नेम क्या था? RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ केयर। ठीक है, यही कंपनी क्या करती थी, उसका मेन उद्देश्य क्या क्या था? पहला उद्देश्य ये था कि माँ और बच्चे दोनों को बचाने का काम। क्लियर? दूसरा पॉइंट, उस समय एक नारा लगता था, हम दो हमारे दो। ठीक है, ठीक है, तो 5th क्लास में या 4th क्लास में हमें बताया गया ये बातें कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ये नारा है कि हम मियाँ बीवी दो होने चाहिए, ठीक है, और हमारे 2 बच्चे होने चाहिए। क्लियर? तो दूसरा पॉइंट आगे हमें ये क्या है कि उनके कुछ गोल्स थे RCH के। पहला गोल्स ये था कि लिमिटेड फैमिली होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी पर्सन के, किसी इंडिविजुअल के। और नारा क्या लगा? हम दो हमारे दो का। चाइना में आज भी नियम है कि वो एक बार में, ठीक है, एक अगर कपल है तो एक ही बच्चे पैदा करेगा, जबकि इंडिया से बहुत ही अच्छा खासा उनका क्षेत्रफल है, एरिया है, यानी इंडिया से बड़ी देश है चाइना, क्षेत्रफल की दृष्टि में भी, हर चीज मामले में। फिर भी इंडिया वाले दिमाग के मामले में पीछे हैं, उनको चाहे जितना समझाते रह जाओ, ठीक है, वो मानेंगे नहीं। सिंपल सा एग्जांपल आप ही देख लो, लॉकडाउन जब था, कोरोना काल चल रहा था, एक बार हमने पूछा मास्क क्यों लगाया, कह रहे कि पुलिस दौड़ा करके मारती है इसलिए लगाए हैं मास्क। यानी पुलिस की डर की वजह से मास्क लगाए हैं ये, नहीं तो ये खुला दौड़ते। आप समझ सकते हो कि मतलब मेंटेलिटी किस लेवल की है यहाँ के लोगों की। मास्क भी लगा रहे हैं ताकि समाज हमारा क्या कहेगा। कई बार ऐसा भी होता था ना
कि हम लोगों को ये भी बोलना पड़ जाता था, साफ साफ लिखा रह जाता था, लिख दिया जाता था इंडिया वालों को। इतना समझदारी नहीं है कि मास्क लगा करके ही ये सामान मिलेगा, ठीक है, दुकान में भी मास्क लगा करके आओ, क्लास में भी मास्क लगा के आओ, यानी उतना ज्ञान नहीं है कि जहां भी जा रहे हैं मास्क लगा के जाना चाहिए। ये सब हर जगह लिखना पड़ रहा था इंडिया वालों के लिए, और देशों में नहीं लिखा रहता, ये देख लीजिएगा आप कहीं भी। और इंडिया वाले हर एक छोटे छोटे दुकान पे भी लिख रहे हैं, सोचो किसी लेवल की मेंटेलिटी है। तो लिखेंगे इनके बारे में कुछ बातें। पहला पॉइंट लिखेंगे, अटेनमेंट ऑफ अटेनमेंट ऑफ अटेनमेंट ऑफ टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ as well as social goals, as well as social goals, क्लियर। ये किसका एम था बताइए, ये किसका गोल था, फैमिली प्लानिंग। किसका गोल था बताइए, फैमिली प्लानिंग। कब स्टार्ट ये किया गया बताइए, इन 1951। नोट डालकर एक पॉइंट लिखिए, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री, इंडिया वाज द एमंग फर्स्ट कंट्री, इंडिया वाज एमंग फर्स्ट कंट्री to initiate family planning program, which is held by RCH। ये इसको कौन चलाता है बताइए, रेगुलेटेड बाई, कौन चला रहा है, रेगुलेटेड बाई RCH। RCH का मतलब क्या है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ केयर, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर है, ठीक है, एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। समझ आई बात। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ मतलब गोल्स क्या है इनके, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बोलूं या गोल्स बोलूं बात सेम है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ RCH, ऑब्जेक्टिव ऑफ RCH। पहला ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, बर्थ कंट्रोल, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस, कैसे ब्रेस्ट फीडिंग कराया जाए और न्यूट्रिशन कैसे पालन पोषण किया जाए किसी भी बच्चे का, वो क्या कहलाता है, इनका गोल्स है, ठीक है, RCH का। नेक्स्ट लिखेंगे, अवेयरनेस अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल हाइजीन
क्लियर? सुनते ध्यान से, हमने क्या कहा कि हमारे पास क्या क्या गोल्स होने चाहिए। एक नेक्स्ट गोल्स लिख लेते हैं, और एडोलसेंस एंड सेक्स रिलेटेड चेंजेस, क्या क्या चेंजेस आते हैं हमारे एडोलसेंस के अंदर, ठीक है? एंड सेक्स रिलेटेड चेंजेस, अवेयरनेस अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। हो गया? चलिए, पहला क्या है हमारे पास ऑब्जेक्टिव? पहला क्या है? बर्थ कंट्रोल करना, यानी किस तरीके से बर्थ कंट्रोल किया जा सके, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है? ये किसने सिखाया? RCH ने बताया, ठीक है? वो हो सकता है कि टीवी न्यूज चैनल कई सारे एडवर्टीजमेंट के थ्रू समझाता होगा, क्लियर? वो सारी चीजें होती हैं। दूसरा क्या बताया उन्होंने? मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा क्या किया जा सके और क्या किया जा सके, न्यूट्रिशन, किसी भी बच्चे का पालन पोषण कैसे किया जा सके, यानी दोनों के बारे में बता रहा है ना, माँ के बारे में भी बच्चे के बारे में भी, कैसे हेल्थ को अच्छा रखा जा सके। नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो? मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ठीक है? आप लोग मेंस्ट्रुअल हाइजीन पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी ने एक पेज नंबर 47 पे, ठीक है? पुराना एनसीईआरटी होगा तो, और थोड़ा नया होगा तो थोड़ा और पहले हो गया होगा, ठीक है? पेज नंबर 32 के आसपास, क्लियर? तो वहां पे जाएंगे तो वहां पे एक कॉलम दिया गया है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, क्या क्या है, ठीक है? आपको सब पता है, ठीक है? मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में किस तरीके से किया जा सके, ठीक है? आगे आता है हमारे पास क्या? एडोलसेंस एंड इट्स सेक्स रिलेटेड चेंजेस, ठीक है? जब हमारा प्यूबर्टी एज आता है, एडोलसेंस एज आता है, तो कई सारे हमारे पास क्या होते हैं कि सेक्स रिलेटेड बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं हमारे बॉडी के अंदर, क्लियर? और किस तरीके के बदलाव आते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट, ये सब चीजें हो जाती हैं, क्लियर? और लिबिडो भी हमारे अंदर डेवलप होने लगता है, ठीक है? तो ये सारे पॉइंट हमें याद रखने हैं थोड़े बहुत, तो जो हमने रिप्रोडक्शन में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? अब मेन मुद्दा ये आता है कि हमारे पास स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए ओवरकम करने के लिए, ठीक है? हम आपको सिंपल सा एक डाटा बता रहे हैं, उस डाटा को ध्यान में रखते हुए आपको लगना चाहिए कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है या नहीं, ठीक है? चलिए एक डाटा बताते हैं, चलिए डाटा है, पहले वर्ल्ड का बताऊं मैं ना, क्लियर? वर्ल्ड लेवल की बात कर लेते हैं, सुनते थे। अगर हम 1900 की बात करें, सुनते थे, एक सिंपल सा डाटा, अगर आपसे कोई पूछे कि अगर कोई भी पॉपुलेशन, ध्यान सुनिए, अगर कोई भी पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है, उसका मेन कारण क्या हो सकता है, ठीक है? अगर कोई भी पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो उसका मेन कारण क्या हो सकता है? तो सबसे पहला मन में आपके ख्याल ये आएगा कि हमारे पास जो हेल्थ ट्रीटमेंट है, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी है, वो क्या हो गई? बढ़ गई है, ठीक है? पहला क्या है बताइए? जो हेल्थ हॉस्पिटैलिटी है वो क्या हो गई? बढ़ गई। जैसे पहले क्या होता था कि छोटी छोटी बीमारी भी आती थी, लोग निपट जाते थे, ठीक है? बट आज गंभीर से गंभीर बीमारी होने के बावजूद भी हम उनको बचाने में सक्षम हैं। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, ठीक है? दूसरा पॉइंट आता है कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट वो क्या हो गए? घट गई। यानी कई बार ऐसा भी होता था डिलीवरी के दौरान भी कई सारे माँ अपना मतलब देहांत हो जाता था, उनका मर जाती थी, ठीक है? वो मेन रीजन ये था कि अगर बहुत ही प्री मैच्योर डिलीवरी हो जा रही है, तो जैसे 16 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में अगर कोई माँ बन जा रहा है तो बहुत ही रिस्की डिलीवरी हो जाती है उस दौरान, क्लियर? तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या हो गई? घट गई। पहले क्या थी? बढ़ी थी, ठीक है? दूसरा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये भी क्या हो गई बताइए? डिक्रीज कर गए, क्लियर?
ये सारी चीजें हमारे पास क्या हो रही है, ये मेन रीजन होता है किसी भी तरीके के पॉपुलेशन के बढ़ने का। क्लियर? पहले क्या होता था, सामान्य जगहों पर जब इतना हॉस्पिटैलिटीज वगैरह नहीं थी तो ये दोनों भी बहुत ही कम चांसेस होते थे बचने के, इनकी भी बहुत ज्यादा मर जाती थी। पहले की सोच क्या थी, 5 बच्चे पैदा करेंगे 2 तो जिंदा हो जाएंगे, पहले की सोच ऐसी थी। जब वहां पे उतना ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह नहीं थी तो लोगों को लगता था कि 5 बच्चे, प्रोबेबिलिटी नाम की चीज वहां पे उस समय याद था, इतना तो वो जानते थे, लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी वो भी मान लेते थे 5 बच्चे में से 2 बच जाएंगे, एक डॉक्टर एक इंजीनियर बन जाएगा। समझ आ गया? 5 बन गए तो एक पुलिस बनेगा, एक वकील बनेगा, एक जज बनेगा। ठीक है, ऐसा होता ही नहीं। ठीक है, 5 बच्चे पैदा होंगे, फिर एक कोई ठेला लगाएगा, कोई एक सब्जी बेचेगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एजुकेशन उनकी सही से नहीं दे पाएंगे ना आप कपड़े भी तो नहीं सही से खरीद पाओगे। बता तो रहे ना, अगर एक बच्चे को भी पाला जाए तो उसकी ख्वाहिश पूरी की जाए तो तब भी कम पड़ जाते हैं। ध्यान समझें, ये पॉपुलेशन की बात हो रही है। क्लियर? ये सारी चीजें हो रही हैं, हम आपको एक डाटा बताने वाले थे। ठीक है, पहले लिख लेते हैं पॉपुलेशन इंक्रीज की ना, तो लिखेंगे पहला पॉइंट, पहला पॉइंट लिखेंगे, हेडिंग कुछ नहीं है ऐसे ही। ठीक है, पहला पॉइंट लिखेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हेल्थ अवेयरनेस। चलिए, अवेयरनेस कैसे कैसे फैलाएंगे? नंबर 1, अवेयरनेस पहला कैसे फैलाएंगे बताइए? ऑडियो, विजुअल एंड प्रिंट मीडिया। बोलिए, बात सही है? न्यूज़पेपर में, अखबारों में, ठीक है, गांव-गांव चिल्ला करके, ठीक है, रेडियो, समाचार, ये सारी चीजें। ठीक है, एड वगैरह दिखा करके भी। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 लिखेंगे, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा पॉइंट, पेरेंट्स, कॉमा टीचर्स, कॉमा रिलेटिव एंड फ्रेंड्स। ठीक है, ये 4 लोग हैं अवेयरनेस के लिए। क्लियर? अगर किसी भी बात की अगर आपको लगता है कि हाँ मिसकॉन्सेप्शन हो रहा है, ठीक है, तो आप किससे कंसल्ट करिए? पेरेंट्स से, टीचर से, ठीक है, रिलेटिव और फ्रेंड्स के पास तो मत जाइएगा। क्लियर? हाँ, बहुत हरामी टाइप के होते हैं वो लोग। क्लियर? हमारा दोस्त तो अलग तरीके का, ठीक है, तो और रिलेटिव भी करेंगे। आप अगर रिलेटिव्स को कुछ बातें बताते हैं, हमें ये प्रॉब्लम है, तो बताने से पहले वो पहले हवा बनाएगा बहुत बड़ा, ठीक है, और आपको ऐसा लगता है लाइलाज बीमारी बताएगा आपकी बीमारी का। क्लियर? और 4 लोगों को जाकर के हंस हंस के बताएगा। इसलिए बेस्ट है हमारे पेरेंट्स, ठीक है, और दूसरा हमारे पास टीचर्स। ठीक है, ये सारी बातें, ठीक है, मैंने बता दिया ना, टीचर्स भी बताना। और दूसरी बात क्या होती है कि हम अपन ये जो प्रॉब्लम है, हम अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते कोई भी प्रॉब्लम, ये भी बात है। बचा क्या? दोस्त, है ना? दोस्ती एक ऐसी चीज है ना जो बिना अनकंडीशनल हो जाती है, कुछ भी नहीं देखती, तुम्हारे पास पैसा नहीं देखती, तुम्हारे साथ क्या है, जाति धर्म कुछ नहीं देखती, हो गई तो हो गई, अनकंडीशन। अगर कोई एक रिश्ता है माँ बाप के बाद, इवन यहाँ तक कई बार माँ बाप भी छोड़ देंगे, ठीक है, बट दोस्त नहीं छोड़ पाएगा। आज भी आप चाहे जिससे भी, मैं भले ही यहाँ टीचर हूँ, दोस्तों के सामने मेरी कोई इज्जत नहीं है, बता दिया ना। आज भी कॉल कर देंगे ना तो मैं तुम्हारे सामने बात नहीं कर पाऊंगा, इतनी गंदियां गाली देते हैं वो लोग। मतलब ये दोस्ती है, बिना गाली की बात ही नहीं करते वो लोग, तो दोस्त ही एक बचा है। ठीक है, तो ये पेरेंट्स बेसिकली आप प्रीफर करिए किसको? पेरेंट्स को और टीचर्स को। ठीक है, रिलेटिव और फ्रेंड्स में तो ना जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, अब किसी भी तरीके का हम एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बता रहे हैं, ठीक है, ऐसे लिखेंगे,
पॉपुलेशन किसे कहते हैं, पहले ये बात बताइए। हेडिंग डालते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन किसे कहेंगे? किसी भी एक इंडिविजुअल, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने पाए जा रहे हैं, वही क्या कहलाएगा, हमारा पॉपुलेशन कहलाएगा। क्लियर? तो लिखेंगे द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं स्पीसीज। ठीक है, सेम स्पीसीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ स्पीसीज या इंडिविजुअल प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया, प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया, प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन। क्लियर? ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल या स्पीसीज रह रहे थे, अचानक बहुत ही कम समय में उनका नंबर बढ़ जाए, क्या हो जाए? बढ़ जाए। ठीक है, जैसे कि आज ये हमारे सामने सिंगल दिख रहे हैं, ठीक है, 5 साल बाद ये हमसे मिले, ये बीबी बाल बच्चे सब हो गए इनके, अब हम क्या मानेंगे? बहुत तेजी से ग्रोथ की है ना। अरे बोलिए, यानी हम आपसे बहुत दिन बाद मिले इन स्टूडेंट से, ठीक है, और ये इनको मिलने के बाद 5 साल बाद मैं लौटा, देख रहा हूँ इनके बीबी बाल बच्चे सब हो गए हैं, 2 बच्चे हो गए हैं, बेबी हो गए हैं। हमने कहा इतना तेजी से ग्रोथ, तो ये कहेंगे आपकी तरह नहीं है सर, स्लो है कि नहीं, बहुत फास्ट है ये। यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जल्दी करिए, लिखिएगा, रैपिड, रैपिड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, rapid increase of a population, rapid increase of a population within a very short period of time, within a short period of time, इसी को हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, चलिए एक पॉइंट समझते हैं और अब बात आती है रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का रीजन क्या है? पहला रीजन आप बताइए क्या है, वहां से देख करके बताइए। इंक्रीज्ड मेडिकल फैसिलिटी, बोली बात सही है, मेडिकल फैसिलिटीज का बढ़ जाना। दूसरा बताइए, डिक्रीज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, बोली बात सही है, डिक्रीजेज इन्फेंट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट, एक सिंपल सा एक हेडिंग होता है हमारे पास, एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस, क्लियर? एमनियोसेंटेसिस किसे कहते हैं? एमनियोसेंटेसिस किसे कहते हैं? ध्यान समझाते हैं, इधर देखिए, ये यूट्रस है, क्लियर? ये मान चलते हैं ये यूट्रस है, क्लियर? यहां से यहां तक हम मान चलते हैं कोई भी फीटस है यहाँ पे, क्लियर?
इनको हम एमनियोटिक सैक बोलते थे, आपको याद आ रही है? एमनियोटिक सैक बोलते थे, जिनके अंदर एक फ्लूइड भरा जाता था। इनको हम क्या बोलते थे? एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, तो एमनियोसेंटेसिस क्या है? एक तरीके का इस एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाल करके स्टडी करना क्रोमोसोम्स की, और डिटेक्ट करना किसी भी तरीके का क्रोमोसोमल एब्रेशन तो नहीं है, खराबी तो नहीं है। क्रोमोसोम की स्टडी करने के बाद उस बीमारी को पता लगा करके हम उसको सही करेक्ट करते हैं, यह कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज एमनियोसेंटेसिस। समझ आई बात? fetus with the help of amniotic fluid। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड की मदद से किसी भी पर्सन का, इंडिविजुअल का या फीटस का हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या एब्रेशन का पता लगाना है, यही क्या कहलाता है? डिटेक्शन कहलाता है। ठीक है, इसी डिटेक्शन को हम क्या बोलते हैं? एमनियोसेंटेसिस। एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला हमने, ध्यान सुनिएगा, यहां से मैंने क्या लिया बताइए? एमनियोटिक फ्लूइड को लिया। एमनियोटिक फ्लूइड को लेने के बाद इनमें क्या किया हमने? क्रोमोसोमल मैपिंग की। यहाँ पे हमने क्रोमोसोमल की स्टडी की, यहाँ पे हमने क्रोमोसोमल की स्टडी की। किसकी स्टडी की बताइए? क्रोमोसोमल स्टडी किया। और क्रोमोसोमल स्टडी करने के बाद हमने ये पता लगाया किसी भी तरीके की बीमारी तो नहीं है, यानी हमने क्या किया? डिटेक्ट किया। डिटेक्ट दी क्रोमोसोमल नंबर। हमने क्या डिटेक्ट किया? क्रोमोसोमल नंबर डिटेक्ट किया। मैंने क्या डिटेक्ट किया? क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर। क्या डिटेक्ट किया बताइए? क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर। और तीसरा स्ट्रक्चर क्या? प्लॉइडी चेक किया। क्या चेक किया बताइए? क्रोमोसोमल प्लॉइडी। कह दीजिए सर, आप साफ साफ बताइए ना, आप जेनेटिक पढ़ रहे हैं, बोली बात सही है? किसको डिटेक्ट कर रहे हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, बोली बात सही है? इतना बातें बताने की क्या जरूरत है? ठीक है, साफ साफ बोल दीजिए जेनेटिक। यानी किसी भी तरीके की अगर जेनेटिक बीमारी अगर होती है तो किससे पता लगाते हैं हम? एमनियोसेंटेसिस। और आपके भाई बंधु इसका जस्ट उल्टा सोचते हैं। ठीक है, क्या सोचते हैं? हम सिंपल से बता रहे हैं, आप लोग क्या सोचते थे? ठीक है सर, एमनियोसेंटेसिस एक तरीके का ऐसा टेक्निक है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि कोई भी बच्चा मेल है या फीमेल है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? आप भी यही सोचते हैं? ठीक है, वो उसका मिसयूज है। ठीक है, वो पता लगाते हैं नहीं, वो पता लगा सकते हैं। ठीक है, यानी इसका मिसयूज क्या है बताइए? एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज क्या है बताइए? इसका मिसयूज फीमेल फीटिसाइड। बोलिए बात सही है? फीमेल फीटिसाइड में इनका मिसयूज है। ठीक है, सिंपल तरीके से मिसयूज क्या है बताइए? ठीक है, फीमेल फीटिसाइड। क्लियर? यानी एमनियोसेंटेसिस का बताइए? एमनियोसेंटेसिस में डायरेक्ट पूछा जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय एमनियोसेंटेसिस? क्वेश्चन लिख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर cannot be detected by एमनियोसेंटेसिस? कौन सा डिसऑर्डर है जो एमनियोसेंटेसिस के द्वारा डिटेक्ट नहीं किया जा सकता? ठीक है, डाउन सिंड्रोम पहला है, डाउन सिंड्रोम ऑप्शन में। दूसरा है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। दूसरा है लाइन फिल्टर सिंड्रोम। थर्ड है जॉइंडिस।
फोर्थ है हमारे पास सेक्स ऑफ फीटस। कौन सा डिसऑर्डर है जो चेक नहीं किया जा सकता, डिटेक्ट नहीं किया जा सकता? सेक्स ऑफ फीटस, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, जॉइंडिस। आंसर बताइए। यानी जो चीजें पॉसिबल है वो सबको लिखना है, ठीक है। जॉइंडिस को क्या आप कर लेंगे? आंसर है जॉइंडिस, ठीक है। अब सुनते ध्यान से। एमनियोसेंटेसिस इज बैंड ये क्या है बताइए? ये बैंड हो चुका है इंडिया में। आगे बढ़े, अब सुनते हैं। आता है हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग, पॉपुलेशन स्टेबिलाइजिंग, पॉपुलेशन स्टेबिलाइजिंग एंड बर्थ कंट्रोल। एंड बर्थ कंट्रोल, पॉपुलेशन स्टेबिलाइजिंग एंड बर्थ कंट्रोल। समझा है? इधर देखिएगा, पॉपुलेशन स्टेबिलाइजिंग का मतलब हमने ये कहा कि अगर हमारे पास कोई भी हेल्थ फैसिलिटीज, अगर हम किसी की हेल्थ फैसिलिटीज को क्या कर रहे हैं बताइए? बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा बताइए? रिजल्ट क्या होगा? जो पॉपुलेशन होगा, आउटब्रेक होगा कि नहीं? अरे बोलिए, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ेगा। पॉपुलेशन तेजी बढ़ने से क्या रीजन है बताइए? पॉपुलेशन तेजी बढ़ने का एक तो मेडिकल फैसिलिटीज क्या हो जाना, मेडिकल फैसिलिटी का क्या करना? इंक्रीज करना। IMR एंड MMR क्या हो जाना बताइए? डिक्रीज कर जाना, ठीक है। एक आता है हमारे पास इंप्रूव्ड लाइफ क्वालिटी, ठीक है। आजकल हमारी लाइफ क्वालिटीज क्या हो रहे हैं? बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, ठीक है। हम बहुत ज्यादा हाइजीनिक हो रहे हैं, ठीक है। हम लोगों में क्या होता था पहले? एक ही साबुन से सब कुछ करते थे, बोली बात सही, सॉप से नहाते भी थे, धोते भी थे, फिर उसी से हाथ भी धोते थे, बाथरूम करने, वॉशरूम करने के बाद फिर मुंह में भी लगाते थे, बोली बात सही है। बट आज हैंड वॉश अलग है, बॉडी वॉश अलग है, फेस वॉश अलग है, ठीक है। हर जगह के लिए अलग अलग चीजें हैं। आज सुबह उठते ही लाइजॉल से पोछा लगना स्टार्ट हो जाता है। हमारे यहाँ पानी से लग जाए बहुत बड़ी बात होती थी। क्लियर? यानी इतना ज्यादा हम प्रॉपर बहुत ज्यादा हाइजीनिक हो गए हैं, ठीक है, कि अगर बच्चा पैदा भी होता है वो उतना ज्यादा इम्यूनिटी उसकी स्ट्रांग नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि हम उससे कभी भी बैक्टीरिया से इंटरेक्शन ही नहीं होने दिए हैं। हम लोग तो बाप रे बाप दिन भर मिट्टी में खेलते रहते, पड़े रहते थे, माँ बाप को फिर फिक्र ही नहीं है कि कहाँ खेल कूद रहा है हमारा बच्चा। आजकल माँ बाप कहीं जा भी रहे होते तो कहीं ना कहीं किसी के पड़ोसी को छोड़ करके चले आते थे। हमारे माँ बाप होते थे दरवाजा बंद करके चले आते थे, आराम से लौट आएंगे, कहाँ जाएगा, घर में ही तो रहेगा। सुनते जाते नेक्स्ट पॉइंट, मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, IMR और MMR क्या डिक्रीज होना, इंप्रूव्ड क्वालिटीज, ठीक है। कई ज्यादा मेट्रो सिटी में भी ये कई बार ऐसा भी होता है जब हम आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ाएंगे, जब भी आप बच्चे पैदा हो तो उनको आप इन्वायरमेंट में ले करके जाइए, ठीक है। इंटरेक्शन, इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कराइए, जितने भी पेड़ पौधे पंछी है, हवा है, फिर किसी भी तरीके के बैक्टीरिया है, माइक्रोब्स हैं, जब तक मिट्टी में खेलेगा नहीं तब तक उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं हो पाएगी। क्लियर? क्योंकि उसके खिलाफ तो एंटीबॉडीज बनाएगा ही नहीं ना। एक बार जरा सा झटका लगा, पता चला निपट गए। क्लियर? तो जब तक छोटे मोटे चुनौतियां अगर आप नहीं सह सकते तो फाइनल में तो कैसे लड़ेंगे? शायद यही वजह होता है कि आप में टेस्ट वगैरह लिया जाता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, ये बातें हमने आपको बताया। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम क्या देना चाहते हैं? आपको डाटा देना चाहते हैं, ठीक है। किसका किसका डाटा? एक वर्ल्ड का देना चाहते हैं और एक हमारे पास किसका? इंडिया का, दोनों का एक साथ देना चाहते हैं, ठीक है। वर्ल्ड में लिखेंगे हमारे पास, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इन वर्ल्ड, हम बात करते हैं 1900 की,
किसकी बात करते हैं? 1900 की बात करते हैं। तो वर्ल्ड में हमारे पास 1900 में 2 बिलियन पॉपुलेशन थी। कितनी थी बताइए? यानी लगभग 2 बिलियन पॉपुलेशन थी किसकी? वर्ल्ड की। ठीक है, कब? 1900 में। 1900 के बाद 2000 के आसपास, किसके बाद? 2000 के आसपास। 2000 के आसपास क्या हुआ? 2000 के आसपास यहाँ की जो पॉपुलेशन हुई वो 6 बिलियन हो गई। कितना हो गया? अब आपको लगता नहीं कि यहां से यहां तक कितना उछाल मारा बताइए 100 साल में? 3 गुना मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, वो छोड़िए। अगर हम बात करते हैं 2011 की बात कर लें, ठीक है, तो यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो 7.2 बिलियन हो गई थी। कितना हो गई? 7.2 बिलियन हो गई। 10 साल में ही 1 बिलियन बढ़ गया ना। सोचिए, जहां 100 साल में अगर हम मान चलते हैं कि यहाँ पे बढ़ रहे हैं, 1 साल की 10 साल के कंपैरिजन की बात करेंगे, ये तो और तेजी से ग्रोथ कर रहा है ना। चलिए, अब अगर हम इंडिया की बात करते हैं, आप लोग तो एक्साइटेड हैं इंडिया का देखने में ना। सुनते हैं, इंडिया की बात करते हैं। तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? एट द टाइम ऑफ, हम कह सकते हैं कि जब आजाद हुआ था हमारा देश, 1947 की बात। ठीक है, 1947 में हमारे पास जो देश की जनसंख्या थी वो 350 मिलियन थी। कितनी थी बताइए? 350 मिलियन हो थी। अब बात आती है हमारे पास 2000 में, 50 साल में ही ये लगभग क्या हो गई? 1 बिलियन हो गई। कितनी हो गई? यानी जस्ट 2000 की बात कर लेते 50 साल बाद। ठीक है, ये लगभग कितनी हो गई? 1 बिलियन हो गए। क्लियर? और 2000 अगर हम 11 की बात करते हैं, सेंसस की जनसंख्या अगर हुआ था तो 2011 में ये क्रॉस कर गई थी लगभग 2 बिलियन के आसपास। क्लियर? ये लगभग कितना हो गया था बताइए हमारे पास? लगभग 1.4 बिलियन। मैं एग्जैक्ट डाटा बता रहा हूं। ठीक है, इसको हम लगभग क्या मान लेते हैं? 2 बिलियन। क्लियर? यानी यह हमारे पास किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है? यहां से यहां तक लगभग 3 का मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं? अरे बोलिए। और ये 1 बिलियन से यहाँ पे 2 बिलियन हो गए, 2 का मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं? क्लियर? अगर हम बात करते हैं कि अगर इसकी बात करें और इनकी बात करें, क्लियर, लगभग यहाँ पे 2000 में 1 बिलियन थे और यहाँ पे जबकि 2000 में कितने थे? 6 बिलियन। और अगर 2011 की बात करेंगे तो ये 1.4 बिलियन और जबकि ये 7.4। ठीक है, अगर इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे 1.4 को, ये भी लगभग 6 टाइम है कि नहीं? क्लियर? इसका लगभग बात समझ आई? अब हमारे पास आता है लगभग मैं बता रहा हूं। क्लियर है? नहीं उतना, बट मान के चलना है। ठीक है, ये हमारे पास मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूं। इसका मतलब हमें यह समझना है कि अगर हम वर्ल्ड की और इंडिया से कंपेयर करें तो वर्ल्ड में अगर हम बात करते हैं तो हर एक जो 6 पर्सन होगा वो क्या कहलाएगा? इंडिया कहलाएगा। बोलिए बात सही है? यानी अगर हम बात करते हैं इन वर्ल्ड एवरी 6 पर्सन और क्या बताइए? हर एक छठा व्यक्ति क्या होगा बताइए? हर एक छठा व्यक्ति क्या होगा वर्ल्ड का बताइए? इंडियन होगा। ठीक है, चाइना के लिए भी यूज किया जाता है। विश्व का हर एक छठा व्यक्ति के बाद अगर बात आती है चाइना की तो 5th पर्सन। कितना? 5th पर्सन। चाइना की भी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। फिर कहोगे सर जी बहुत पॉपुलेशन बड़ी है तो फिर ये 5वां क्यों? बोली बात सही है? यानी क्षेत्रफल भी बड़ा है, उसका पॉपुलेशन भी बड़ा है। क्लियर? यानी ये पॉपुलेशन कंट्रोल करने पर भी चाइना का ये हाल है
कि वहां पे पॉपुलेशन रुक ही नहीं रही है। पता है क्यों? रीजन, मैरिजेबल एज जो ग्रुप है वहां का बहुत ज्यादा है, यानी यंग पर्सन की संख्या ज्यादा है वहां पे। समझे बात? हमारे यहाँ यंग पर्सन की जनसंख्या कम है, ठीक है। ज्यादातर हमारे पास एडोलसेंस से लेकर के हमारे पास 25 साल के बीच तक के नौजवान हैं। तभी तो हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं मेरे नौजवान साथियों, ठीक है। वो कभी भी बोलते हैं, ठीक है। हमारे बुढ़ापों की संख्या बहुत कम है, वो हमेशा मित्रों और नौजवान साथियों का ही टर्म यूज करते हैं। कभी आपने नाम सुना है? उनको पता है इंडिया में मैक्सिमम लोग क्या है, नौजवान है, ठीक है। 18 से लेकर के 25 साल या 30 ईयर तक के पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, ठीक है। मैरिजेबल ग्रुप जो होती है वो 25 के बाद ही जो बताई जाती है। क्लियर?